हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज़ में आज हम आर्टिकल 29 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इस आर्टिकल में दो क्लॉज हैं, आर्टिकल 29 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 29 क्लॉज 2। ये दोनों क्लॉज क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। जो पहला क्लॉज है वो कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। इसका मतलब कोई ऐसा सेक्शन ऑफ सिटीजन जिसकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कोई यूनिक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या फिर कल्चर है, तो उनके पास वो राइट है कि वो उनको कंजर्व कर सके। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि टाइटल में तो माइनॉरिटीज़ लिख रखा है, लेकिन क्लॉज में एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स को मेंशन है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि जो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैं उनमें सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं बल्कि मेजॉरिटीज़ भी इंक्लूड होते हैं। जिन माइनॉरिटीज़ की कोई लैंग्वेज जो कि बहुत ही यूनिक है, जैसे आपको पता है हमारे देश में 1500 से अधिक भाषाएं हैं और डायलेक्ट्स तो अनगिनत हैं। तो जितने भी माइनॉरिटीज़ के लैंग्वेज है उनको प्रोटेक्ट करना, जो उनकी लिपि, स्क्रिप्ट है या फिर उनके जो कल्चर हैं, कल्चर मतलब वे ऑफ लिविंग, यानी कि वो किस तरह से किसी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ की पोइट्री, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ का डांस, इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का जो राइट है वो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में दे रखा है। और एक और बात, यहाँ पर ग्रुप की बात करी गई है, वहीं दूसरे क्लॉज में सिटीजन्स यानी कि इंडिविजुअल राइट्स की बात करी गई है। यहाँ पर ये कहता है कि किसी भी सिटीजन को किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन है वहाँ पर एडमिशन के लिए डिनायल नहीं किया जा सकता, इस ग्राउंड पे कि उनका कोई रिलीजन अलग है, रेस अलग है, कास्ट अलग है या फिर लैंग्वेज अलग है। इन सभी में से इन सभी ग्राउंड में से किसी व्यक्ति को डिनाइल नहीं किया जा सकता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने के लिए। फॉर एग्जांपल, दिल्ली का जो जामिया मिलिया है या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो मुस्लिम्स के लिए डेडिकेटेड है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी और धर्म जाति के बच्चे उसमें एंटर नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर किसी भी तरह का रोक लगाया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के आधार पर, तो वो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का वायलेशन होगा। तो हमने क्या बात सीखी आर्टिकल 29 में? पहला, किसी भी सिटीजन का जो सेक्शन है वो अपने लैंग्वेज, कल्चर और स्क्रिप्ट की रक्षा कर सकता है, उसको कंजर्व कर सकता है। दूसरा, किसी भी सिटीजन को उसके रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं उनमें एडमिशन के लिए डिनाइल नहीं कर सकता। आगे की स्लाइड में सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंटरप्रिटेशन बताए गए हैं, जैसे हम लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं, ये हमारा राइट है, और उसे कंजर्व करने के लिए हम एजिटेट यानी कि धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, तो इस पर कोई रोक नहीं है। दूसरी चीज़, आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के बारे में सुन रखा होगा। आखिर इसका बेसिक वर्क क्या होता है? तो इसका बेसिक काम ये होता है कि इलेक्शन के दौरान अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव करप्ट प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करता है तो उसको पनिश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव वोट जो है वो कास्ट के आधार पर लोगों से मांग रहा है तो वहाँ पर उसको पनिश किया जा सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, अगर वो करता है तो उसे पनिश नहीं किया जा सकता, जैसे वादे हो गए, स्पीचेस हो गई, जैसे कि जो नेता हैं वो प्रॉमिसेस करते हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपको पानी देंगे, बिजली देंगे, सड़क बनवाएंगे, नाले खुदवाएंगे। तो ऐसी जो प्रॉमिसेस हैं यहाँ पर उन्हें पनिश नहीं किया जा सकता। उन्हीं चीज़ों में एक चीज़ इंक्लूड होती है, अगर कोई नेता ये कहता है कि अगर वो पावर में आता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देगा। अगर कोई नेता ऐसा कहता है तो उसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट की है आर्टिकल 29 के रिगार्डिंग। इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये माइनॉरिटीज़ होती क्या हैं? तो इसका मेंशन जो है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 में
कहा गया है कि जो सेक्शन 2 क्लॉज सी है उसमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जो जोरास्ट्रियंस हैं यानी कि पारसीस और जैन्स हैं उन्हें एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी नोटिफाइड किया गया है। इसके अलावा केरला एजुकेशन बिल 1957 में न्यूमेरिकल वैल्यू 50% से कम पॉपुलेशन को माइनॉरिटी घोषित किया गया और इसी चीज़ को कंफर्म किया गया है AM पट्रोनी वर्सेस केसावन केस 1965 में। इसके अलावा एक TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है जो कि 2002 में आया। ये एक 11 जज बेंच के केस था जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी स्टेट में कोई माइनॉरिटी है तो उसे भी राइट्स दिए जाएंगे, यानी कि पूरे देश में ज़रूरी नहीं है कि माइनॉरिटीज़ को अंकित किया जाए। हम पर्टिकुलर स्टेट में जो रह रहे माइनॉरिटीज़ है उन्हें भी राइट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसमें ये मेंशन किया गया कि माइनॉरिटीज़ आखिर हैं क्या। बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है लेकिन इन केसेस में बताया गया है कि माइनॉरिटीज़ किन ग्रुप्स को कहा गया है। इन 6 सेक्शंस को ज़रूर याद रखिएगा कि जो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन और जैन्स है इन्हें एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो नोटिफाइड किया गया है और किस एक्ट के थ्रू करा गया है वो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आर्टिकल 29 को इन डिटेल डिस्कस किया। कल की वीडियो में हम आर्टिकल 30 को डिस्कस करेंगे और ऐसे करते करते हम फंडामेंटल के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जाते जाते एक और क्वेश्चन आपके लिए ये है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ऐसे कौन से राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइडेड हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।